हेलो गाइज, आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत करते हैं आज की एक और नई वीडियो में। आज हम बीए सेकेंड ईयर सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र आज हमारा टॉपिक है, इन बिंदुओं पर विचार करना है। चलिए देख लेते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र का परिभाषा, अर्थ, उद्देश्य, विशेषताएं एवं महत्व एवं सीमाएं, है ना, इनको आज इन पर विचार करेंगे। तो चलिए, समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होता है? तो साधारण शब्दों में इसका अर्थ व्यापक होता है, अर्थात इसमें समस्त आर्थिक क्रियाओं का संपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है। किसमें? समष्टि अर्थशास्त्र में, है ना। उदाहरण देख लीजिए, कुल उत्पादन, कुल उपभोग, कुल बचत, कुल विनियोग इत्यादि अन्य, है ना। ये समष्टि अर्थशास्त्र में इनका अध्ययन किया जाता है। यानी अर्थव्यवस्था की जितनी भी क्रियाएं होती है समस्त, उनका अध्ययन जो है तो समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है ना। समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषाएं चलिए देख लेते हैं। प्रोफेसर चैम्बर्लिन के अनुसार व्यापक अर्थशास्त्र कुल संबंधों का अध्ययन करता है। ठीक है। इनका कहना है कि व्यापक यानी बड़ा, अर्थशास्त्र यानी यही इकोनॉमिक्स है ना, कुल संबंधों का अध्ययन किया जाता है, यानी संपूर्ण, है ना, संपूर्ण जितना भी वो है ना, उनका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। अब समष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य देख लीजिए। समष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य है, पहला नंबर, उत्पत्ति, रोजगार एवं आर्थिक विकास करना। जैसे उत्पत्ति करेंगे, है ना, रोजगार के अवसर इसमें देखते हैं, एवं आर्थिक विकास करना। इसका मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि उत्पत्ति के जितने भी साधन हैं उनको कैसे बढ़ाया जाए, रोजगार कैसे उपलब्ध कराया जाए, आर्थिक विकास कैसे किया जाए, इन सभी पर समष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य होता है ना। अब दूसरा नंबर अब है मुद्रास्फीति पर नियंत्रण। इसका मतलब जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि किसी वस्तु की कीमत इतनी ज़्यादा हो जाती है और कभी कभी इतनी ज़्यादा नीचे आ जाती है, तो इसका जो है तो नियंत्रण करना, है ना, व्यापार चक्र का नियंत्रण करना। अब यही है, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी चीज़ की इतनी हाई लेवल में पहुंच जाती है कीमत, और फिर नीचे आकर पहले इतना तेज जाती है कि ऊपर आसमान में चली जाएगी, फिर गिरने लगती है तो पाताल लोक में चली जाएगी, ऐसे हो जाती है वस्तुओं की कीमत। तो ये व्यापार चक्र का नियंत्रण करना इसका मुख्य उद्देश्य रहता है, किसका? समष्टि अर्थशास्त्र का। अब चलिए समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं देख लेते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं हम देखेंगे तो पहला नंबर है व्यापक दृष्टिकोण, अर्थात इसका क्षेत्रफल बड़ा होता है, इसका क्षेत्र बड़ा होता है, ये तो सबको पता है ना। इसका दृष्टिकोण जो बड़ा होता है, ये बड़े क्षेत्र का अध्ययन कराती है ना। दूसरा नंबर है व्यापक विश्लेषण, ये बड़े क्षेत्र का अध्ययन कराती है, यानी बड़े क्षेत्र का कैसे क्या होता है उसका अध्ययन ये करती है। यानी बड़े जो कंपनियां होती हैं, फार्म बड़े बड़े जो होती हैं, मतलब संपूर्ण, है ना, मतलब एक फॉर्म का नहीं, पूरे फार्म का, है ना, एक कंपनी का नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व के कंपनियों का, सब का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। तीसरा नंबर है व्यक्ति की अपेक्षा समूह का हित करती है। जैसे मान लीजिए ये एक व्यक्ति, क्या होता है समष्टि अर्थशास्त्र में, एक व्यक्ति का नहीं बल्कि संपूर्ण व्यक्तियों का अध्ययन करती है, यानी संपूर्ण व्यक्ति के हितों के बारे में ये सोचती है, इसके बारे में बताती है। कौन? समष्टि अर्थशास्त्र। और व्यष्टि अर्थशास्त्र है तो एक व्यक्ति एक फार्म ऐसे संबंधित होती है। तो आप इसका अंतर समझ जाएंगे, ठीक है। अब चौथा नंबर है परस्पर निर्भरता। अब चलिए इसका जनक देख लेते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो जॉन मेनर्ड कीन्स हैं। पहला नंबर है अर्थव्यवस्था की निष्पादन का विज्ञान। दूसरा नंबर है विभिन्न आर्थिक समस्याओं का विज्ञान। तीसरा नंबर है आर्थिक विकास के अध्ययन में उपयोगी। और चौथा नंबर है अंतर्राष्ट्रीय तुलना में उपयोगी। पांचवा नंबर है आर्थिक उतार चढ़ाव के कारणों का विज्ञान, है ना। ये क्या है? इसका महत्व है। अब चलिए इसकी जो है तो सीमाएं देख लेते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं व्यक्तिगत ना होकर व्यापक होती हैं, अर्थात सामूहिक
सीमाएं हैं। यानी साधारण शब्दों में अगर शॉर्ट में देखें तो इसका जो सीमाएं होती हैं ये व्यापक होती हैं, यानी बड़े क्षेत्र में होती हैं, है ना। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो। Priyalal All Study Channel